नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की खेती से अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। ज्वार की उन्नत तकनीक से खेती करके लें अधिक पैदावार। किसान भाइयों, टमाटर की बाजार में अधिक मांग रहती है और जैसा कि अभी टमाटर का बाजार भाव अच्छा चल रहा है, यदि इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो इससे मोटी कमाई हो सकती है। आज हम आपको करनाल जिले के गांव बतानखेड़ी से एक ऐसे किसान रणबीर सिंह से मिलवा रहे हैं जो टमाटर की उन्नत खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। हम टमाटर की खेती पिछले 3 या 4 वर्षों से कर रहे हैं और पिछले 3-4 वर्षों में अब के हमने खेती को थोड़ा और हाईटेक करने का प्रयास किया। यह जो टमाटर लगाया है 1 एकड़ में लगाया। इससे पहले इस खेत में आलू था। आलू के नीचे हमने इस फसल को लगाया। इसमें जो सबसे पहले तो हमने ये हिम सोना वैरायटी है और सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में इसकी हाईटेक नर्सरी के अंदर इसकी पौध तैयार करवाई है। उसका ये कारण था ताकि समय को बचाना। अब के बरसातें काफ़ी हुई हैं ताकि उसकी वजह से किसान को समय मिल सके। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर गोबर की खाद डाली। गोबर की खाद डालने के बाद इसको खेत को पूरी तरह अच्छी तरह तैयार किया और खाद आलूओं में भी डाली थी, यानी कि 2 बार, ताकि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। उसके बाद फिर इसकी अच्छी तरह बाई करने के बाद फिर इसके पूरे के पूरे खेत की बेडिंग की गई और इसमें जो डिस्टेंस किया गया, जो बीच में इसमें किस प्रकार से बीच में इसको तोड़ाई के लिए जो रास्ता छोड़ा गया और जो पानी वाली लाइन है वो उसमें अलग से छोड़ी गई है। और यह पहली बार हम लोगों ने बांस और तारों के साथ खेती शुरू की है। ये इसलिए बांधे हैं क्योंकि जब ये प्लांट होता है नीचे फैलता है, हवा नहीं लगती। क्योंकि हर प्लांट को भी जो चीज़ें इंसान को चाहिए, धूप चाहिए, वायु चाहिए, और नीचे जब पानी आते हैं तो पानी में इसके अंदर लग जाते, हवा नहीं लगती, बीमारी आने का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसीलिए है सीधा ऊपर जाने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही और बीमारियों का बचने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, तो क्वालिटी फूड भी तैयार होता है। किसान भाइयों, टमाटर फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उत्पादन के लिए ये किसान भाई NPK 2 लीटर का प्रति एकड़ में छिड़काव करते हैं और ये छिड़काव खड़ी फसल में 2 बार में करते हैं। और उसके बाद इसमें एक तो सुंडी का प्रकोप रहता है। जैसे ही हीट बनती है, गर्मी बढ़ती है, उस दौरान आसपास की सुंडी का प्रकोप सबसे ज्यादा इसके ऊपर आता है। दूसरा इसमें थ्रिप्स का भी जो प्रकोप आता है। इसमें हम ऑर्गेनिक ही दवाई का इस्तेमाल करते हैं। सुंडी के लिए भी जो ऑर्गेनिक दवाई है, ग्रीन, नीम ऑयल भी हम लोग करते हैं इसके ऊपर। और तीसरा इसमें जो सूखने की जो बीमारी है वो भी आती है, तो जहाँ जिससे ये पत्ता उसको सूख जाता है, तो इसलिए इसको समय समय पर इसका तुरंत प्रिकॉशंस हम लोग करते हैं और समय समय पर इसका प्रबंधन है वो भी करते हैं। और तकरीबन अब के 1 लाख रुपया हमारा इसके ऊपर खर्च आया है अभी स्टार्टिंग में। मार्केट अभी करनाल भी चला जाता है और कुरुक्षेत्र में भी इसको हम लोग ले जाते हैं। किसान भाइयों, यदि इन किसान की कुल आय व्यय की बात करें तो ये अपने 1 एकड़ प्रक्षेत्र पर लगी टमाटर की फसल की अभी तक 15 तुड़ाइयां कर चुके हैं, जिससे ये कुल 44 कुंतल उपज ले चुके हैं। और जहां तक बाजार भाव की बात है तो इन्हें औसतन 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिला। इस तरह अभी तक इन्हें 15 तुड़ान से लगभग 1,23,200 रुपए की कुल आमदनी हुई। और जहां तक लागत खर्च की बात है तो पौध तैयारी, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, फसल सुरक्षा उपाय, तुड़ाइयां और परिवहन इत्यादि को मिलाकर कुल खर्चा 1 लाख रुपए तक का आ जाएगा। इस तरह इन्हें 15 तुड़ान से अभी तक 23,200 रुपए का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ।
किसान भाइयों, इन किसान भाई को आगे चलकर इस फसल से औसतन 60 से 65 कुंतल और उत्पादन मिलने की संभावना है, जिससे कि इनका कुल शुद्ध मुनाफा और बढ़ेगा। बस मैं तो किसान को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल मैंने टमाटर लगाया, लेकिन रेट को लेकर थोड़ा सा क्राइसिस रहा। लेकिन सरकार अभी आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से जो एफपीओस बन रहे हैं, मेरा ये ज़रूर एक अनुरोध है कि जो सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, जब तक किसान ग्रुप्स में नहीं आएंगे, ग्रुप से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा और वो स्टोर नहीं बनेंगे। जैसे कि एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास प्रोडक्शन बल्क में हो जाता है, लेकिन एक समय आता है वो नहीं होता, क्योंकि उत्पादन किसान के हाथ में नहीं है, वो मौसम, टेम्परेचर, ये कुदरत के हाथ में। लेकिन हम उसको थोड़ा आगे पीछे ले जा सकते हैं। कंज्यूमर्स भी हम लोग हैं, उनके साथ भी ये चीज़ सही समय पर पहुँचे, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ी खेती करिए और उसको अच्छी खेती करिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ज्वार कम वर्षा वाले क्षेत्र में अनाज और चारा दोनों के लिए बोई जाती है और ज्वार की खेती अपने राज्य के कई जिलों में की जाती है। तो जो किसान ज्वार की फसल लगाना चाहते हैं, वे किसान किस प्रकार से करें ज्वार की उन्नत तकनीक से खेती, ताकि अधिक पैदावार मिल सके? तो ज्वार की खेती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में ज्वार मोटे अनाज वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ज्वार की खेती अनाज और पशुओं के लिए हरा चारा के लिए मुख्य रूप से की जाती है। इसमें उच्च तापमान और सूखा सहनशीलता के कारण यह फसल अधिक तापमान और बारानी क्षेत्रों की कम उर्वरता वाली मिट्टी में आसानी से उगाई जा रही है। गहरे जड़ तंत्र के कारण ज्वार मिट्टी की निचली परतों से जल का अवशोषण कर लेता है। इस क्षमता के कारण इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जलवायु: ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। इसके अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और पौधों की बढ़वार के लिए औसत तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम पाया गया है। इसकी खेती सभी तरह की भूमियों में की जा सकती है। अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 8 के बीच हो सर्वोत्तम होती है। उन्नत किस्में: प्रताप ज्वार 1403, CSV 15, CSV 17, SPH 837, SPV 96 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। बहु कटाई वाली ज्वार की किस्में: मीठी सुडान, MP चरी, पूसा चरी 23, JC 69 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। एक कटाई वाली ज्वार की किस्में: लिल्डी ज्वार, CSV 15, CSV 20, राजचरी 1, राजचरी 2, पूसा चरी 6 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेती की तैयारी: इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा: उर्वरकों का उपयोग: मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में ज्वार की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में 55 किलोग्राम नत्रजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 34 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सिंचित क्षेत्रों में नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए और नत्रजन की शेष आधी मात्रा को बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद खड़ी फसल में छिटक कर देना चाहिए। असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार:
सफल फसल उत्पादन के लिए उचित बीज दर के साथ उचित दूरी पर बुआई करना आवश्यक होता है। बीज की मात्रा, उसके आकार, अंकुरण प्रतिशत, बुआई का तरीका और भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। साधारणतया 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ज्वार बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने पर 15 से 20% अधिक उत्पादन मिलता है। बुआई की विधि और दूरी। ज्वार की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ज्वार की बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवारों को खेत से निकालने और नमी संरक्षण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में ज्वार की बुआई करते हैं और निराई गुड़ाई के लिए श्रमिक समय पर नहीं मिलते, ऐसी दशा में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए ट्राजीन 1 लीटर सक्रिय तत्व की 800 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि छिड़काव के समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। सिंचाई व्यवस्था। वैसे तो ज्वार की खेती मुख्यतः बारानी या असिंचित दशाओं में की जाती है, जहां फसल का जीवन वर्षा पर निर्भर करता है, परंतु जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो वहां पर वर्षा न होने की दशा में सिंचाई कर देनी चाहिए। ज्वार की फसल में पौधे की वृद्धि, फूल और दाना बनते समय पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है, जिससे किसान को मुनाफा अच्छा होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के किसान खेती बाड़ी के साथ विभिन्न कृषि व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के तहत आज हम बात कर रहे हैं बतख सा मछली पालन की। तो आप किस प्रकार से करें बतखों के साथ मछली पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। मछली पालन का चूंकि हमारे पास तालाब है, तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक ही जगह में 2 तरह की चीज़ें पालें। रिसोर्स हमारे पास जो हमारे स्रोत हैं वो एक ही रहेगा, और उसके साथ हम तालाब के अंदर तो मछली पाल लें और तालाब के ऊपर की तरफ बत्तखें पाल लें। वो जो बत्तख है, वो बत्तख के पालने से क्या होगा, जो फीड बत्तख ने खाया वो फीड भी हमारा फीकल मटेरियल, जो बत्तख का फीकल मटेरियल है, वो फिश के साथ यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जो बत्तख है, बत्तख लगातार हलचल करेगी तालाब के अंदर में, और उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये हमारा बैठ जाता है। हमने एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हुए 2 तरह की चीज़ों को पालना किया। उससे क्या होगा, हमारी आय बढ़ेगी। कम खर्च में मछली के साथ बत्तख पालन है लाभकारी। बत्तख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन में कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है, इसलिए मछली सह बत्तख पालन करके इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए शांत जगह और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। अधिक लाभ कमाने के लिए बत्तख और मछलियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो आजकल कई नस्लें विकसित हो गई हैं, जिनका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी देसी नस्ल है जिसे खाकी डम्बेल बोला जाता है। खाकी डम्बेल में क्या है, वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है।
गर्मी को भी सहन कर लेती है। दूसरा, इसका जो अंडे का उत्पादन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग वाइट अमेरिकन पैकन भी पालते हैं, जो पूरी तरह सफ़ेद रंग की बत्तख होती है, लेकिन उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खाकी डम्बेल का है। ये एक साल में 150 से 180 तक अंडे दे सकती है। तो इस प्रकार अंडों की सेल से भी किसान को आमदनी होती है, साथ में वयस्क बत्तखें भी बेच के किसान को आमदनी होती है। 1, 10 और 20 तारीख आप नोट कर लें, आसानी के लिए है। उसमें 1 तारीख को आपने गोबर डालना है, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डलेगा। उसके बाद आपने एकड़ के अंदर ही आपने चूना डालना है 10 तारीख को। वो चूना जाएगा आपका 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और लगभग 150 ग्राम लाल दवा 20 तारीख को डालें। अच्छी तरह घोलने के बाद, जो पोटेशियम परमैंगनेट भी इसका नाम है, और इसको डालने से क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर में आपकी जो कीटाणु और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध पानी रहेगा बत्तख और मछली पालन के लिए। तो मेरे पीछे बना हुआ है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो मछली के बच्चे हैं, खास तौर से स्पान साइज, जो कि लगभग 8 दिन का बच्चा है, उसके जो प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे आपका मेंढक हुआ, कुछ झींगे हुए, उन सब से बचाने के लिए, उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है, जिसमें एक बड़े साइज का हापा लगाया हुआ है। उस हापा के अंदर हमने 2 लाख गोल्डन या कॉमन कार्प के बच्चे छोड़े हुए हैं। उससे क्या होगा कि हम जितना भी हमारा इसका मछली का ये प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स जिन्हें बोलते हैं, ये सब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और हमारी जो मछली की मृत्यु दर है, मछली के बच्चे की मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को कम बीज के इस्तेमाल से अधिक उत्पादन होगा। मछली सह बत्तख पालन के फायदे अनेक। बत्तख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बत्तख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बत्तख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बत्तख रहने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। बत्तख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती। बत्तख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रण कर देती हैं। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बत्तख खा जाती हैं। इस तरह से मछली सह बत्तख पालन करना लाभकारी है। आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से मछली सह बत्तख पालन करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुलाबपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक प्रकाश चंद ने। ये पशुओं में लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश चंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। डेयरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पशुओं में लगने वाले रोग। और इन्हीं रोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर रोग की, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद आदि नामों से जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में अचानक तेज बुखार आना, खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देना,
शरीर के विभिन्न अंगों में अकड़न, आंखों का लाल होना, पुट्ठे पर गर्म सूजन जो बाद में ठंडी हो जाती है और सूजन को दबाने पर गैस भरी होने से चट चट की आवाज होती है और पशु का पहले लंगड़ाना एवं बाद में चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ हो जाना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिवर्ष पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मॉनसून से पहले टीका अवश्य लगवाएं। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं की लाल दवा या फिनाइल से सफाई करें। लेकिन यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपका पशु रोग की चपेट में आ जाए तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय को रोग की सूचना देवें एवं रोगी पशु का तुरंत इलाज कराएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।